तुर्की में आया भारी भूकंप और उस भूकंप के बाद तरह तरह की बातें होने लगी। ये कहा जाने लगा कि विकास की वजह से विनाश हुआ है, और ये भी अब कहा जा रहा है कि कई विदेशी ताकतों ने तुर्की को बर्बाद करने के लिए मैन मेड भूकंप जानबूझ करके लाया है। ऐसी तमाम बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा जी साथ में हैं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इस भूकंप की क्या वजह हो सकती है? 7.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप सुबह 4 बजे अचानक आता है और बहुत ज्यादा तबाही लेकर आता है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में हमें स्पष्ट करें। खास तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा, क्या विकास भी इसकी एक वजह हो सकती है? देखिए, भूकंप जो टर्की में आया 6 फरवरी को सुबह में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि टर्की का यदि टेक्टोनिक्स फीचर्स देखेंगे, टर्की के टेक्टोनिक प्लेट का संरचना देखेंगे, तो पाएंगे कि टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसके इर्द गिर्द 2 ट्रिपल जंक्शन है, ट्रिपल प्लेट जंक्शन, ट्रिपल टेक्टोनिक प्लेट जंक्शन। यदि आप नॉर्दर्न पार्ट में जाएं तो अनातोलियन प्लेट, यूरोशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट का संगम है, 3 प्लेट का संगम है, वो ट्रिपल जंक्शन है। उसके ठीक नीचे में साउथ में आइए तो अनातोलियन प्लेट, ईस्टर्न पार्ट में अरेबियन प्लेट और साउथ वेस्टर्न पार्ट में अफ्रीकन प्लेट, ये एक ट्रिपल जंक्शन है जहां पर ये अर्थक्वेक हुआ। तो ट्रिपल जंक्शन जहां पर 3 प्लेट का समागम हो या 3 से ज्यादा प्लेट का संगम हो, जो क्वाड्रुपल प्लेट भी होते हैं, जैसे कि जापान बैठा है 4 प्लेट के ऊपर, उसी तरह से यदि 3 प्लेट का यदि समागम पर जक्स्टापोजिशन के ऊपर यदि कोई भी कंट्री बसा है और प्लेट में यदि डायनेमिज्म है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नेचुरल जो फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जब एक साथ मिलते हैं तो एक साथ मिलने के बाद उसका अपना मोशन कन्वर्जेंस रेट जो होता है, कोई एक आगे की तरफ जाना चाहता है, कोई उसको जाने नहीं देना चाहता है, कोई लेटरल, कोई अगल बगल से जाना चाहता है, उसको जाने नहीं देता। एज ए रिजल्ट सारे जो है 4 मुहानी पर 3 मुहानी पर वो चीज जो है क्रॉस कटिंग होता है और ये काफी लॉक्ड हो जाता है, इसको कपल्ड जोन बोलते हैं। और ये कपल्ड जोन में शक्ति इतनी होती है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक का जो एनर्जी रिलीज होता है, अर्थक्वेक कहता है कि एनर्जी इनडिस्ट्रक्टेबल है, रीड सूर्य कहता है कि कहीं पर अर्थक्वेक होगा और वो एनर्जी जाकर कहीं पर जमेगा, एक्यूमुलेट होगा। तो ये जितने टेक्टोनिक जो एरिया है उसके इर्द गिर्द बहुत से फॉल्ट है। सच में क्या इसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी निर्माण या विकास भी हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का जब ये है तो वो ऑलरेडी अर्थक्वेक का एक्यूमुलेशन होता गया और वो सहन शक्ति होती गई, सहता गया, और अचानक ट्रिपल जंक्शन के जो कठोरता का जो है, जो उसके रॉक मटेरियल की सहन शक्ति स्ट्रेस लेने की खत्म हो गई, शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ से यदि एक्सीड कर गया स्ट्रेस एक्यूमुलेशन, तो वो ट्रिपल जंक्शन टूट गया। यही हुआ था कहां पर, जो 2004 के 26 दिसंबर को सुनामी जनिक अर्थक्वेक हुआ था, इंडो सुंडा प्लेट के जंक्शन पर हुआ था। प्लेट के जंक्शन पर होने से बड़ा बड़ा अर्थक्वेक होता है, तो ये हुआ है। और ये खतरा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर कोई छोटा छोटा अर्थक्वेक हो नहीं रहा था। यदि छोटा छोटा अर्थक्वेक होता तो एनर्जी रिलीज होता रहता। ये पूरी क्वाइसेंस था, सेस्मिक लूल था, वहां पर उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं थी। यानी एक वजह यह भी है कि अगर छोटे छोटे भूकंप के झटके आते रहे तो बड़ा भूकंप का झटका नहीं आएगा, नहीं आता है, कम आता है, क्योंकि वो एरिया से लीकेज ऑफ स्ट्रेस शुरू हो गया रहता है। हुआ नहीं, पूरी एक्यूमुलेशन एक ही बार टूटा। तो हम आपको कॉमन चलती भाषा में हमेशा बोलते हैं कि अर्थक्वेक इज नथिंग बट हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। तो यदि मासिव ब्लॉकेड होगा, मासिव यदि एस्पेरिटी होगी, जब टूटेगा तो बहुत भयंकर अर्थक्वेक होगा। इसमें मैन मेड का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इजिप्ट में 1999 में, लेकिन उसमें 17,000 लोग मरे थे। वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था, वो अनातोलियन इजिप्ट जो था एरिया में हुआ था। उसके बाद फिर आपको देखिएगा तो 1999 में भी, 99 के बाद 2011 में भी आया, वो 7.2 का था, जहां पर केवल 158 लोग मरे, 138 लोग मरे। फिर जो है आप 2020 के अक्टूबर में आइए, 7 मैग्नीट्यूड का अर्थ है, उसमें कितने लोग मरे? उसमें भी केवल 58 लोग मरे। और 2017 में 7.1 मैग्नीट्यूड का हुआ था, उसमें कोई नहीं मरा। तो जो तैयारी थी टर्की की, और जो पहले का जो स्ट्रक्चर जो बना रखा है, और जो सेस्मिक एनर्जी का जो शेकिंग का फ्रीक्वेंसी है, वो उस एरिया में ट्रिपल जंक्शन से दूर उसको सहन करने की शक्ति थी, इसलिए बिल्डिंग नहीं गिरा। और सुबह का टाइम था,
शेकिंग इतना ज़्यादा था, स्ट्रक्चर कमजोर थे, फाउंडेशन कमजोर थे, तो गिरा तो लोग भाग नहीं पाए, निकल नहीं पाए, वार्निंग नहीं था, तो सारे वो जो समय ही ऐसा था कि वो बाहर जाने की समय नहीं था। शायद दिन होता तो बहुत लोग बाहर रहते, बच जाते। लेकिन वहीं पर कुछ बिल्डिंग जो है स्टैंड स्टील है, कुछ बिल्डिंग जो है गिरी है, धराशायी हुई है। तो ये टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग की जो संरचना है, वीकर स्ट्रक्चर है, प्लस हाई एनर्जी जनरेट किया है टर्की के ट्रिपल जंक्शन पर। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है। और मैन मेड इतना बड़ा अर्थक्वेक जो है ये जनरेट नहीं होता। मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जब होता है तो उसकी एनर्जी जनरेट होती है वो 10 टन एक्सप्लोसिव के बराबर होता है। 9 मैग्नीट्यूड का जब होता है तो 56 गीगा टन एक्सप्लोसिव का होता है। और ये 7 मैग्नीट्यूड का है, ये फ्यू 100 मिलियन टन ऑफ एनर्जी जनरेट किया है खुद अर्थ। लेकिन मदर अर्थ के नीचे में बहुत से स्ट्राटा जो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, शोषण कर लेता है एनर्जी को। यानी जो खबरें आ रही हैं जहां पर तुर्की में जो राजनेता आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने जो है मैन मेड भूकंप लाया है और उसकी वजह से टर्की बर्बाद हुआ है। देखिए, इस पर मैं एक साइंटिफिक रीजन तो दे रहा हूं आपको एनर्जी का, कि ये एनर्जी खुद अर्थ जो जनरेट करती है वो काफी एनर्जी जनरेट करती है। उतना एनर्जी मैन मेड के हाथ में नहीं होता। अच्छा। वो इतना एनर्जी जनरेट करके कोई एरिया में 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कब बता रहा हूँ फ्यू 100 मिलियन टन। अब ये क्या ये हम नहीं जानते, लेकिन साइंटिफिक रीजन आपको हम कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक एक्सप्लोसिव एनर्जी जो करें और मैग्नीट्यूड को मापें तो पाएंगे कि ये जो है एनर्जी जो है 10 टाइम्स ऑफ द हिरोशिमा बम के बराबर होता है। और ये जो है पृथ्वी के अंदर से ही आती है, ये 2 टन से। लेकिन पृथ्वी बहुत से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है, स्कैटर कर लेती है, विवर्तन कर देती है, या उसको शोषण कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो सैलो अर्थक्वेक था, 15 किलोमीटर के ऊपर अर्थक्वेक हुआ है, लेसर देन 15 किलोमीटर, तो उतना ज्यादा स्टार्टा भी नहीं मिला कि सास्मिक एनर्जी को कंज्यूम करे। यही यदि अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड 7.4 मैग्नीट्यूड 7.8 मैग्नीट्यूड यही यदि होता कहां पर, यदि डीपर लेयर में, तो कुछ नहीं होता। अच्छा। तो ये सैलो अर्थक्वेक, मोर मैग्नीट्यूड, ट्रिपल जंक्शन, 3 ही कारण है इसके। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि भूकंप आने के बाद सुनामी आती है, और ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जब भूकंप आता है कहीं पर, किसी भी देश में आया हो जहां पर समुद्र पास में हो, तो वहां पर यह कहा जाता है कि सुनामी आने की आशंका है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सुनामी जो होता है अर्थक्वेक ट्रिगर होता है, क्योंकि जब सब ओशनिक समुद्र के नीचे जब बड़ा बड़ा अर्थक्वेक होता है तो रॉक जो है वो डिस्प्लेस होता है, और जितना रॉक ऊपर नीचे जाएगा उतना ही पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो एनर्जी का रूप लेता है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से जाता है, ग्रेविटी में भी इसको कहते हैं। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा √GH, जितना पानी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ग्रेविटी के साथ गुना करेंगे, उतना उसका वेलोसिटी होता है √। तो ये होता है, लेकिन ये तो लैंड एरिया में हुआ है। यदि यही अर्थक्वेक मान लीजिए समुद्र के नीचे में हुआ होता तो शायद पानी भी इसको रोकता, सुनामी का वेव जरूर आता, लेकिन इस तरह से लैंड एरिया में इतना डिजास्टर्स नहीं होता। तो ये बहुत से, क्योंकि सास्मिक एनर्जी जहां पर एब्जॉर्ब होगी, सास्मिक एनर्जी जो अर्थक्वेक से जनरेट हुआ, जहां पर इसकी क्षय होगी, जहां पर इसका शोषण होगा और शोषित होगा, वहां पर जो है कम डैमेज होंगे। अच्छा। और क्या ये भी एक बचाव का तरीका हो सकता है कि बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, क्या वो कितने मैग्नीट्यूड तक सहन कर सकती हैं और वो ना गिरें? ऐसी बिल्डिंग्स क्या बनाई जा सकती हैं कि 9 मैग्नीट्यूड तक अगर भूकंप आए तो बचाव किया जा सके? जरूर। आपको एक उदाहरण दे जापान का। जापान जब कोबे का अर्थक्वेक, उससे पहले भी उसका बिल्डिंग डिजाइन कोड था 1966 में। जब कोबे का 1995 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो कोबे शहर जो है काफी धराशायी हुआ, उसके बहुत से ब्रिज गिर गए। तो जापानी लोग क्या किया, उस कोबे को बिल्डिंग कोड को बदल दिया, क्योंकि उसके इतिहास में उधर का 6.6 था, उसको अब 8 मैग्नीट्यूड पर ले जाके बनाए। अच्छा। लेकिन जब फिर 2004 में निगाता अर्थक्वेक आया तो उस निगाता अर्थक्वेक देख के वो भी मैग्नीट्यूड करीब 7 और 8 के बीच में था, तो वहां पर भी डैमेज, वहां का बिल्डिंग कोड बदल दिए। और आप देखे होंगे कि 2011 में जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हुआ सेंडाई में, ओशन में, एक भी सेंडाई की बिल्डिंग 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में नहीं गिरा। इसका मतलब अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर 9 मैग्नीट्यूड के लिए वहां बना हुआ है। जितना डैमेज हुआ था 2011 में जापान में, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सुनामी वेव के चलते हुआ था। ठीक है, तो बिल्डिंग डिजाइन कोड बनाया जाता है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। जापान 4 प्लेट के जक्स्टा पोजिशन में बैठा है। जापान काफी हद तक इंजीनियरिंग सोल्यूशन कर लिया, उसके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप देखिए क्वांतो अर्थक्वेक 1923 में जो टोक्यो में हुआ था, कितने लोग मरे थे। आज 100 ईयर्स मनाने जा रहा है सितंबर में, और उसकी बिल्डिंग जाकर देखिए 65 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। बाई टेकिंग इंजीनियरिंग सोल्यूशन, नीचे में जो है आइसोलेटर लगा रखा है,
नीचे में ऑब्जर्वर लगा रखा है। तो सारे बिल्डिंग की डिजाइन ऐसे किया है कि अच्छा, यानी वो शॉक वेव जो है सह लेते हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से गाड़ी में शॉक वेव्स के लिए लगाए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है, उसी तरह से बिल्डिंग में एग्जैक्टली जिस तरह से शॉक ऑब्जर्वर होते हैं गाड़ी में, उसी तरह से शॉक ऑब्जर्वर वहां पर है। वहां पर ऑलरेडी आइसोलेटर्स है, और जिस तरह से आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं कि बुलेट का कुछ चोट न लगे, उसी तरह से अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट भूकंप अवरोधी मकान जो है वो हमारे लिए कवच है जिंदगी का। क्योंकि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते, बिकॉज आज के डेट में हम अर्थक्वेक के मैकेनिज्म को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हमने प्रिडिक्शन के चार स्टेज में 3 स्टेज पार कर गए हैं। एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन एंड जस्टिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन टाइम और स्पेस में नहीं कर पा रहे हैं कि कब होगा, कहां पर होगा, कितने बजे होगा, कितना मैग्नीट्यूड का होगा। क्या ऐसी कोई तकनीक व्यवस्थित की जा रही है या लाई जा रही है कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? देखिए, साइंस कभी किसी चीज को इम्पॉसिबल नहीं बोलता, लेकिन ये अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग का जो बात आप सुन रहे हैं, ये अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक के पहले का नहीं है, अर्थक्वेक होने के पहले का वार्निंग नहीं है। अर्थक्वेक जब होता है, पहला झटका जो आता है, रॉक जब टूटता है, उसको पी वेव बोलते हैं। तो पोस्ट पी वेव अराइवल डिजास्टर फेज को आप वार्निंग करते हैं कि पी वेव आया तो कितना देर के बाद सीयर वेव और सरफेस वेव जो डिजास्टर्स वेव है, जिसके चलते बिल्डिंग गिरेगा, वो कितना देर में आएगा। इसका ये अर्ली वार्निंग है। पूर्वानुमान करने के लिए, जैसे कि साइक्लोन का हुआ या मानसून का हुआ, उसके लिए आपको अर्थक्वेक के डिफॉर्मेशन के पहले कब ये टूटेगा, यही रिसर्च अभी चल रहा है, जो अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। चाइना ने 1975 में जो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन कर दिया था, हाइचैंग अर्थक्वेक, लेकिन सेम ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वही लोग तांगसांग अर्थक्वेक का उसके अगल बगल में भी कर नहीं पाया। यानी कि अभी इस पर काम चल रहा है और उम्मीद कायम है कि हो सकता है। उम्मीद है कि कायम है, लेकिन उसके पहले हम लोग डिजास्टर फेज अर्ली वार्निंग कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को वार्निंग दे सके। इवन कि 66 सेकंड मैक्सिमम लगेगा हिमालयन अर्थक्वेक यहाँ आने में। तो 66 सेकंड जो है वो भी काफी है, जिसमें गैस प्लांट बंद कर सकते हैं, रेलवे का मूवमेंट बन सकते हैं, ट्रैफिक को सिग्नल देकर हम हजार सिग्नल देकर सारे गाड़ी को रोड पर रोक सकते हैं, हम लिफ्ट को रोक सकते हैं, न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर सकते हैं। इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो हम वो सब कर रहे हैं, और इंडिया इसके बारे में काफी काम कर रहा है। अब देखिए, मेट्रो जब चलती है तो उसका अपना एक थ्रेशोल्ड है, जहां पर मेट्रो को मिलता है तो मेट्रो रुक जाती है, ठीक है ना। हम कर रहे हैं, और इंडिया कोई माने नया नहीं है। इंडिया बहुत ही बड़ा बड़ा भूकंप झेला है। अच्छा, मैं चूंकि बात कर रहा था तुर्की पे, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है ऐसे भूकंप के मामले में जो 7 पॉइंट से ऊपर हो? देखिए, ये कहना तभी संभव होगा जब आप जान जाएंगे कि आने वाला भूकंप कितना बड़ा होगा। लेकिन 7 क्या, आप 8 मैग्नीट्यूड भी देखिए। दिल्ली तो कोई सेस्मिक जोन 8 मैग्नीट्यूड का है नहीं, 7 मैग्नीट्यूड का है नहीं। दिल्ली में तो कोई सोर्स जोन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 7 मैग्नीट्यूड होने के लिए उतना बड़ा लंबा फॉल्ट और उतना चौड़ा फॉल्ट होना चाहिए, जो दिल्ली में नहीं है। तो हमें जितना होगा वो आपको अंडमान निकोबार के क्षेत्र में जो होगा संरक्षण जोन है, नहीं तो हिमालय होगा। अंडमान निकोबार में होगा तो उसके इर्द गिर्द जो है शहर जो है कार्डिक, पोर्ट ब्लेयर, ये सब कवर करेंगे। यदि हिमालय में होता है तो हमारा उसके इर्द गिर्द हरियाणा से लेकर पंजाब तक, दिल्ली तक सारे शहर इफेक्टेड होंगे। तो हिमालय का जो अर्थक्वेक हुआ 1803 में 8.1 डैमेज हुआ, फिर उसके बाद 1897 में हुआ, उसके बाद से आप हिमालय में इधर शिलोंग में 1934 में हुआ, बिहार नेपाल का अर्थक्वेक 1950 में भी लोहित थ्रस्ट अर्थक्वेक अरुणाचल पर बॉर्डर पर, 1905 में कांगड़ा में हुआ। और इधर ऐसे ऐसे आते आते यदि इधर देखें तो 2015 में नेपाल का अर्थक्वेक आया 7.9। उसमें जितने बिल्डिंग डिजाइन कोड पर बने थे बॉर्डर एरिया में, वो एक भी डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन जो डिजाइन कोड एग्जिस्टेड नहीं फॉलो किया था वो डैमेज हुए। तो कहा जाता है कि हम यदि एग्जिस्टिंग डिजाइन कोड को करें, और हम डिजाइन अपग्रेड कर रहे हैं, भारत सरकार डिजाइन अपग्रेड करा रहा है। क्या करा रहा है कि सेस्मिक जोनेशन मैप एक इंपेरिकल लॉ पर बना हुआ है, लेकिन यदि आपका बिल्डिंग, मेरा बिल्डिंग, उनका बिल्डिंग यदि एक ही जोन में रहे, एक ही इंजीनियर बनाए, एक ही टाइपोलॉजी ऑफ बिल्डिंग हो, एक ही मटेरियल हो, तो एक पर्टिकुलर अर्थ को 7 मैग्नीट्यूड का एक पर्टिकुलर डेप्थ, तो आपका बिल्डिंग मेरा बिल्डिंग एक ही तरह गिरना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कि इन सिटू मटेरियल हेट्रोजिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस जोनेशन मैप में नहीं है। उसी को करने के लिए हम आप इसे आप तकनीकी तौर पर कह रहे हैं, अगर ये साधारण भाषा में आप बता सकें कि किस तरह से जो है बनाया जा सकता है और किस तरह से बचाव हो सकता है। इसीलिए हम जोन को जोनिफाई करके जमीन के नीचे के सॉइल प्रॉपर्टीज को जैसे जैसे वैरी कर रहा है उसको हम माप रहे हैं,
उसका स्टिफनेस कोफिशिएंट क्या है, कपलिंग कोफिशिएंट क्या है, फाउंडेशन कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, ये जियो टेक्निकल कैरेक्टराइज कर रहे हैं रॉक सैंपल को। तो आपका घर जहां बनेगा उसका फाउंडेशन कैसा होगा, मेरा घर बनेगा उसी जोन में मेरा फाउंडेशन कैसा होगा, क्योंकि आपके सॉइल के बिहेवियर। लेकिन सब भारत की आबादी इतनी और इतने मकान, इतने सारे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इतने भवन बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने भवन हैं उनको लेकर के क्या किया जा सकेगा? पुराने भवन में हमने जम्मू कश्मीर का जो अर्थक्वेक हुआ 2005 का, जो मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक आया, उसके बाद हमने रेट्रोफिटिंग किया, पुराने भवन को मजबूतीकरण किया, बहुत सी स्कूल को किया, बहुत सी कॉलेज को किया। तो पुराने भवन को मजबूतीकरण करना है, रेट्रोफिटिंग करना इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। नया जो बनेगा वो साइस्मिक माइक्रोजोनेशन के बिल्डिंग डिजाइन कोड को करेगा और करके बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे सिटी का हो रहा। अभी हम फुटहिल में जितने सिटीज है, वाराणसी हुआ, आगरा हुआ, आपका लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, ये सारे जो सिटी, धनबाद हुआ, ये सारे सिटी को हम लोग अभी माइक्रोजोनेशन कर रहे हैं। अमृतसर हुआ और पटना हुआ, और इधर और जोन 3 में, मतलब जोन 3, जोन 4, जोन 5 सारे सिटी को हम माइक्रोजोनेशन कर रहे हैं। ये रिसर्च आपकी कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए ये हो रहा है, मतलब जो हम दिल्ली का हमने रिलीज कर दिया, कलकत्ता का रिलीज कर दिया, अहमदाबाद गांधीधाम का ऑलरेडी रिलीज है, गंगकुट का रिलीज है। अब उसके पैरामीटर को डिजाइन कोड में लगाया जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है नई बिल्डिंग के लिए। डेवलपमेंट काफी अच्छी हो रही है। ये सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों के लिए किया जा रहा है या फिर प्राइवेट बिल्डिंगों के लिए? चूंकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई फरमान नहीं जारी किया गया है कि भूकंप से बचाव के लिए आप ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करें। नहीं, सरकार जो है, जब बिल्डिंग जब बन जाता है पैरामीटर, तो सरकार की जो महकमा है, अर्बन मिनिस्ट्री या म्युनिसिपल बॉडी, वो BIS कोड जब बन जाता है तो इम्प्लीमेंट करने का सरकार उसका स्टेट लेवल का है, वो लोग उसको ट्रेनिंग करते हैं। हमारा काम है जनरेट करके देना, वो लोग का काम इम्प्लीमेंट करना, कर भी रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वो राजमिस्त्री को, मेसर्स को, म्यूनिसिपलिटी वालों को टीचिंग देते हैं, अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। काफी अच्छा काम करा। अभी NDA में इसके लिए काफी जोर शोर से लगा हुआ कि सबको अवेयरनेस देख के ये बिल्डिंग डिजाइन कोड को नया जब बनता जाए तो लोग इंप्लीमेंट करें। तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार काफी है, भारत सरकार अर्थक्वेक का हॉट स्पॉट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो हम ही हैं, जब तक सुरक्षित है कि जब तक हम अपने कल्प्रिट को शक्ति को ना जान पाए, आने वाले दुश्मन की शक्ति में अर्थक्वेक को ना जान पाए। नहीं तो हम 7 भी झेले हैं, हम 6 भी झेले हैं। लातूर में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जो 93 में, बहुत से अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर जो था पत्थर का था, गिर गया, पर गए। भुज में अर्थक्वेक हुआ 2001 का 7.6 का था, जहां पर कोई सबडक्शन नहीं है, कोई कोलिजन नहीं है, कोई वोल्केनिज्म नहीं है। लेकिन उसके बाद गुजरात सरकार ने क्या किया, अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाना शुरू किया टेक्नोलॉजी पर। वहां काफी जो है अर्थक्वेक आता है, वहां पर शेकिंग होती है लेकिन सुरक्षित होता है। ऐसा जैसे पहले का डर था वो डर नहीं है। हम 8 भी झेले हैं। 8.7 तो 9 मैग्नीट्यूड का तरह हुआ ना, 7.9 तो 8 मैग्नीट्यूड का हिमालय में अर्थक्वेक हुआ है, नेपाल में। अच्छा, 8.7 कहां पर था? 8.7 शिलोंग में था। अच्छा। हाँ, 8.4 जो है आपका 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक था। 8.7 आपका लोहित जो चाइना बॉर्डर पर है वहां था। तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी संरचनाओं के साथ साथ ये अच्छा है कि हिमालय में बहुत से छोटे छोटे अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो एनर्जी जो है कहीं पर उस तरह की स्प्रेटी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि रिलीज होता रहा है स्ट्रेस। यानी कि आपका ये कहना है कि भारत में जो हल्के भूकंप के झटके आते हैं वो बड़े भूकंप की जो आशंका होती है उसको खारिज कर देते हैं। उस बड़े भूकंप के इम्पैक्ट फैक्टर को, मैंने स्ट्रेस को रिलीज करने का एक वार्निंग है। अच्छा। जहां पर नहीं होगा और फॉल्ट बड़ा है, एरिया है, अर्थक्वेक डिस्ट्रिक्ट सेismic गैप जोन है, वो बोला जाता है कि बहुत यहाँ पर बहुत दिन से नहीं हुआ अर्थक्वेक होगा। गैप जोन में भी 7.9 अर्थक्वेक हुआ। शायद उस गैप जोन का स्ट्रेस लीकेज हो रहा था, तभी 7.9 हुआ। लेकिन क्वेश्चन होता तो हो सकता था बड़ा होता। तो गैप जोन होने, सेismic गैप जोन होने का मतलब है कि ये गैप जोन बिग अर्थक्वेक करेगा, ये कोई मतलब नहीं। वहां बिग अर्थक्वेक नहीं हुआ है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर भूकंप आए और मान लीजिए कि हम ऐसी सुरक्षित बिल्डिंग में नहीं हैं जो भूकंप के लिए खास तौर पर बनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में आम लोगों के पास बचाव के क्या साधन होते हैं? हम इसके बारे में आपको बताएं कि NIDM ने काफी इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है कि यदि पैनिक न हो, आप घर से उतर के भागे नहीं, छलांग न लगाए, आप अपने घर के कॉर्नर में छुप जाए, माथा को बचाए, यदि टेबल है, चौकी है, उसके नीचे छिप जाए। आपको जब तक सर बचा रहेगा आप बच जाएंगे। अच्छा। इसलिए आप कहीं भी कॉर्नर, जहां पर देखिए कॉर्नर जो होता है बहुत सेफ होता है, क्योंकि जब सेismic एनर्जी चारों प्रोवाइड करती है तो कॉर्नर फिर मीटिंग पॉइंट है। ये मीटिंग पॉइंट अर्थक्वेक जब चलता है तो उसको रजिस्ट करता है कॉर्नर। अच्छा। तो कॉर्नर इज मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। यदि आपके घर में कोई टेबल है या कोई आपके ऊपर यदि कोई चौकी है, काठ का कोई है, तो उसके नीचे करें। बड़े बड़े जो सामान लगाए हुए देखिए, जो कुछ स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल थिंग भी है, जैसे कि आपने टीवी रखा है, बहुत बड़ा अलमीरा रखा है और वो आपके शरीर पर गिर गया, तो उससे दूर रहना चाहिए। हेवी मटेरियल जहां रखा हुआ उससे दूर रहना चाहिए। कहीं डायरेक्ट सीलिंग के नीचे नहीं रहनी चाहिए।
सो ये सब प्रिकॉशंस जो है काफ़ी एनआईडीएम देता रहता है, और काफ़ी इसकी जो है मीडिया वाले भी देते हैं कि क्या नहीं करे क्या ना करे। फायर हो, गैस लाइन को बंद कर दीजिए, गैस आपके घर में तुरंत गैस बंद करिए, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि फायर होने की संभावना होती है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है कि सेकेंडरी इवेंट जो होता है डिजास्टर, जैसे कि आपने जापान में देखा होगा 2001 में न्यूक्लियर फायर हो गया। क्यों? क्योंकि शेकिंग के साथ उसका जो कूलेंट का जो कनेक्शन था, पावर चला गया और वो यूपीएससी फेल कर गया, और एज रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ गया, आग लग गई। तो आप अपने पावर प्लांट को बंद करिए, गैस को बंद करिए, और जंप मत करिए, छुपे रहिए, कॉर्नर में छुपे जब तक आपको वार्निंग न दिया जाए। और यदि मौका मिले तो खुले बाहर में आ जाइए, यदि मौका मिले तो, नहीं मौका मिले तो पैनिक ना होइए। ये है सबसे बड़ा ये। और इंडिया इसके लिए काफ़ी संयमित है। आप देखेंगे पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया का बेस्ट है वर्ल्ड का। हमारा एनडीआरएफ देखिए, जापान में भी गया 2011 में, हमारे एनडीआरएफ के लोग इतने स्किल्ड है, इतने ट्रेंड है, वर्ल्ड क्लास उनके पास जो तरकीब है वो आज देखिए वहाँ हमारे। यानी कि अगर भूकंप आए और बड़ा भूकंप आए तो उसके बाद बचाव के लिए जो लोग हैं वो हमारे पास प्रशिक्षित और बहुत ही मजबूत अच्छे लोग हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर में इवैक्यूएशन के भी प्रशिक्षित लोग हैं, पोस्ट डिजास्टर में जो रिक्लेमेशन करते हैं, जो करते हैं वो भी प्रशिक्षित है। और पहले आ रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम में, कम्युनिटी को लगा के हम उसको भी प्रशिक्षित कर रहे हैं कि भाई अर्थक्वेक आएगा, आप जो है सावधान रहे, अर्थक्वेक आ सकता है, गिर कुछ भी क्रैक होता है। आप देखिए जोशीमठ में क्रैक हुआ, हाला हुआ, लोगों में दहशत हुई, लोग बाहर आए। ऐसा तो नहीं था कि लोग छुपा के घर में हम मरेंगे यही जिएंगे यही। तो कुछ भी अंदेशा होता है तो पब्लिक एक अवेयरनेस है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, समाज को बताता है, मीडिया को बताता है, प्रिकॉशंस लेता है, और सरकार उस पर काफ़ी जो है तत्परता के साथ उसको डील करती है। और हमारा काम है कि साइंटिफिक रीजन दे, कोई गलती जो अफवाह पैदा ना करे कि ये मैन मेड है और ये ऐसा कुछ नहीं है। अर्थक्वेक नेचुरल प्रोसेसेस है, मैन मेड प्रोसेसेस में आपको इस तरह की डैमेज नहीं होगी, समझे ना। इसलिए नेचुरल प्रोसेसेस के ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। वो बताया कि फ्यू गीगा टन्स ऑफ एनर्जी जो एक एक्सप्लोसिव ऐसे जनरेट नहीं कर सकता है। तो एक्सप्लोसिव के बराबर जनरेट करता है, लेकिन मदर अर्थ ब्लैंकेट भी है, एब्जर्व भी करती है, और जो कुछ बचता है जमीन पर उसी से धराशायी होता है। तो ये सब समझते हुए पैनिक नहीं होना है। और ट्रिपल जंक्शन का हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंडिया में ट्रिपल जंक्शन है, इंडिया का भी प्लेट टर्मिनेट कर रहा है आपका हिंदू कुश में, अफगानिस्तान के पास। इधर में भी आप देखिएगा सिंटेसिक जोन है, जहाँ पर कन्वर्जेंट ऑफ माउंटेन, और यहाँ पर जो है इंडो बर्मा आर्क मिलता है, ये भी एक मीटिंग पॉइंट है। तो सारे जो कॉम्पिटेंट कपल पार्ट है वो बिग अर्थक्वेक जनरेटर है, लेकिन देखना पड़ता है कि यहाँ पर छोटे छोटे अर्थक्वेक को रिलीज कर रहा है कि नहीं। सो दीज आर द मोस्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रिजर्वर ट्रिगर एक्ट अर्थक्वेक हो सकता है, और ऐसी क्या संभावनाएं हैं, या ऐसा किया जा सकता है क्या? देखो, जब आप लेक, सबसे पहले तो ये हमें बता दें, चूंकि मैंने तकनीकी नाम लिया, तो ये है क्या, ये बता दें। एक्चुअली रिजर्वायर इंड्यूस्ड जो अर्थक्वेक होता है और रिजर्वायर ट्रिगर्ड अर्थक्वेक जो होता है, जब डैम बनते हैं तो पानी के जो इम्पेंडिंग वाटर जो होता है, वो जो पानी को जब लोड करते हैं तो लोड के से प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर, रॉक जो है वो टूटने लगता है। उसके पोर जो है, पोर्स जो सहन शक्ति वो टूटता है, तो वो सेकिंग होती है। और फिर जब अनलोड कर देते हैं तो भी पोर्स जो है स्क्वीज कर जाते हैं, पोर फटते हैं। तो रिजर्वायर ट्रिगर्ड इंस्टीट्यूट होता है कि रिजर्वायर के वाटर इंपेंडिंग के लोड से और वाटर इंपेंडिंग के लोड हटाने से और देने से दोनों में सस्पिसिटी होता है। जैसे लेक मीड में 1942 में जो आपका एरिजोना का लेक जो है, वो कार्नर ने इसका इन्वेंशन किया था कि, और उसको पाया था ऑब्जर्वेशन में कि जो पानी का जब लोडिंग और अनलोडिंग होता है तो सस्पिसिटी होती है, उसको रिजर्वायर इंड्यूस सस्पिसिटी उसने नाम दिया। फिर आसमान डैम इजिप्ट में भी ये चीज देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया। फिर अपना कोयना में वो 1967 में जो शिवाजी डैम बना, उसके बाद देखा गया कि वहां भी अर्थक्वेक 1967 में करीब 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। अच्छा, 6.3 मैग्नीट्यूड का, अच्छा 6.3 मैग्नीट्यूड का 1967 में अर्थक्वेक हुआ था। और वह कोयना वर्ना रीजन में हुआ था, जहां पर कि टोटली रॉक में पानी के जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रॉक के ऊपर लोड फ्लूइड फ्रैक्चरिंग हुआ था, तो अर्थक्वेक हुआ था। लेकिन जब ये डैम बनते हैं तो काफी इंजीनियरिंग सोल्यूशन लेके बनते हैं, क्योंकि हम सेस्मिक 5 जोन में हिमालय में हम देवांग मल्टीपर्पज डैम के लिए हम लोगों ने सेस्मिक टोपोग्राफी करके उसका स्ट्रक्चर बनाने का हमने दिया कि ये ऐसे कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर के नीचे 300 मीटर कंक्रीट डैम सेस्मिक जोन 5 देवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, उसकी सेस्मिक डिजाइन पास हो चुकी है। क्योंकि जब हम सेस्मिक डिजाइन बनाते हैं तो सारे पैरामीटर को लिखते हैं कि वाटर लोडिंग का कितना स्ट्रेस होगा और उसको सहन शक्ति करने के लिए मेरा डैम को कितना स्ट्रेस का बनाना पड़ेगा। तो मैन मेड के लिए सोल्यूशन है,
मैन मेड अर्थक्वेक को करने के लिए सॉल्यूशन है। नेचुरल अर्थक्वेक को एनर्जी कितना जनरेट करेगा ये पूरी पहले से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन रिजर्वायर इंड्यूस्ड वाले को लिए तो है कि इतना स्ट्रेस उसका लेकिन दायरा बहुत कम रहता हो, कम रहता है, और उसको जो है इंजीनियरिंग सोल्यूशन करके डैम को उसी तरह से बनाया जाता है कि छोटा छोटा अर्थक्वेक आए, मॉनिटर होता रहता है, डैम को क्षति नहीं होना चाहिए और उसका फाउंडेशन उस शेकिंग को सहन करने के लिए बनना चाहिए, तो ये बनाया जाता है। तो माइन मेड अर्थक्वेक में रिजर्वायर इंड्यूस सेस्मिसिटी कहा जाता है। कभी कभी माइन ब्लास्टिंग करते हैं तो भी हिलता है बहुत सैलो पर, लेकिन वो इस तरह से डिजास्टर नहीं होता। यदि वहां के स्ट्रक्चर ठीक रहे तो फीलिंग आपको होगा, वाइब्रेशन होगा, जैसे रानी का जो कोल फील्ड है काफी। जैसे आमतौर पर जो पुल बनते हैं उनमें जब आप कार से जा रहे होते हैं तो थोड़ा शॉक वेव लगती है। राइट। या मेट्रो जा रही है नीचे में तब चलती है तो आपको हिलता है। वो फाउंडेशन से जो भी आपको शेकिंग होगा, लोड होगा तो बढ़ेगा। उसी तरह से आप जितने एरिया में जाएंगे जहाँ पर कि टनल्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर वॉल्केनिक एरियाज हैं, जहाँ पर फील्ड करके कोई चीज़ बनाया हुआ है और आप ब्रिज से ऊपर चल रहे हैं और उसको ब्रिज को लचीदार बनाया गया है, वहाँ भी आपको फील होगा। तो इसकी सब इंजीनियरिंग सोल्यूशन बनाई जाती है कि खतरा न हो। तो उस सीकिंग के बारे में हम जानते हैं, लेकिन नेचुरल सीकिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैन मेड अर्थक्वेक जो है लेस डिजास्टरस दैन द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। यानी कि जैसा टर्की में भूकंप आया उस तरह का भूकंप जो है मैन मेड संभावना ही नहीं कि हो सके। हाँ, नहीं, असंभव है, क्योंकि जिस टेक्टोनिक प्लेट पे हुआ है ये नेचुरल छोड़कर और कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि ये हुआ भी है। और जो ट्रिपल जंक्शन पे हुआ और भी 7 मैग्नीट्यूड का हुआ, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे हुआ है उतना डैमेज नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी उसकी उतना स्लिप कर गई, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन ये जो है पूरा फॉल्ट जो है इसका स्लिप भी उतना नहीं था जितना कि स्लिप होना चाहिए। एक तरह से काफी कॉम्पिटेंट में हुआ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ओपी मिश्रा साहब को। उन्होंने साफ किया कि मैन मेड भूकंप बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और साथ ही कहा कि भारत सुरक्षित हाथों में है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार कर रही है, लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक इनबैलेंस है और जो प्लेट्स हैं, टाइटैनिक प्लेट्स हैं, उनकी वजह से ये आता है। ऐसी स्थिति में अभी पूर्वानुमान की जो व्यवस्था है जैसे मौसम में होती है वो अभी नहीं है। तो इसलिए सावधानी ही बचाव है और भूकंप आने पर सावधानी से, सतर्कता से जो उपाय हैं वो करें और अपने को, खुद को और अपनों को बचाएं। पीयूष पांडे, TV9।